हेलो एवरीवन, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी विदाशी लर्निंग ऐप पर प्रयोगशाला सहायक का कोर्स चल रहा है। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप और उस पर जाकर आप हमारा प्रयोगशाला सहायक का कोर्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उन डेमो लेक्चर्स को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको ये कोर्स परचेज़ करना है या नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी आपका प्रयोगशाला सहायक कोर्स का ही एक टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है आपका सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था के बारे में हम जो बेसिक्स हैं वो पहले ही एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो मैं वहाँ पे उन बेसिक्स पर नहीं जाऊँगी। सॉलिड स्टेट में क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, उसके इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होता है, बहुत ज़्यादा होता है कणों के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो कम होती हैं और वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। अब हम सॉलिड स्टेट को यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। दो टाइप होते हैं इनके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इनका जो बीच में डिफरेंस है वो पढ़ते हुए जाएंगे और फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इसी के साथ समझते हुए जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, इसमें डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। यानी जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जैसा कि आपको डायमंड और ग्रेफाइट में देखने को मिलेगा। डायमंड और ग्रेफाइट को भी हम अलग से पढ़ चुके हैं। डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन जो होता है आपका वो 4 अन्य कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हमें उसके पूरे जो हमारे पास सॉलिड है उसमें देखने को मिलेगा। तो ये जो कार्बन का रेगुलर अरेंजमेंट हमें डायमंड में देखने को मिलता है, ऐसे ग्रेफाइट में भी देखने को मिलता है। लॉन्ग रेंज में जितना भी हमारे पास बड़ा सॉलिड है उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट प्रॉपर होगा, एकदम रेगुलर होगा, निश्चित उसकी व्यवस्था होगी। तो ये होता है डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, यानी पूर्ण नियमितता हमें देखने को मिलेगी उसके कणों के व्यवस्था में। और अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो यहाँ पे इरेगुलर शेप होता है, यानी जो आंतरिक संरचना होती है उसमें हमें आंशिक अनियमितता देखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं है जो स्ट्रक्चर है या जो उसके अंदर से उसकी संरचना है वो हमें एक जैसी देखने को मिले, हो सकता है हमें कहीं पे उसमें इरेगुलरिटीज़ दिखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आप इसमें एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप क्या लेंगे, ग्लास, रबर और प्लास्टिक्स का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल सेम नियमित एक इसमें ज्योमेट्री है या उसकी जो संरचना है या उसकी व्यवस्था है कणों की वो प्रॉपर हो, वहाँ पर हमें आंशिक रूप से उसमें अनियमितता देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ना उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प यानी एक तीक्ष्ण मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैंने किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट मैं कह रही हूँ उसका 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पे वो पूरा का पूरा सॉलिड कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, उसी बिल्कुल 100 डिग्री रीच होते ही वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अमॉर्फस सॉलिड की बात करें, अगर मैं 100 डिग्री कह रही हूँ कि 100 डिग्री पे ये मेल्ट होना शुरू हो रहा है तो वो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू होगा और फिर एक लॉन्ग रेंज हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर तक वो धीरे धीरे करके पूरा मेल्ट होगा। ऐसा होता है हमारा ग्लास में। ग्लास को जब पिघलाने की कोशिश की जाती है तो ऐसा नहीं कि वो एक साथ पूरा पिघल जाएगा, धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है और एक लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर में जाकर वो कंप्लीटली पूरा पिघलता है। तो इसका जो गलनांक होता है वो अनिश्चित है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर जो है वो गलनांक उसका यानी वो गलता है, यानी कि मेल्ट होता है। फिर हम देखेंगे अगर हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करें, अगर हम उसको कट करेंगे तो हमको जो वहाँ पे एज मिलेगा, जो उसकी सतह आएगी सामने, वो भी एकदम समतल होगी, प्लेन होगी। लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड को कट करेंगे, जैसे अगर शीशा ही है, अगर उसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटने की कोशिश की जाए ना तो उसमें इरेगुलरिटी, ऊबड़ खाबड़ जैसा सरफेस होता है उसका, ठीक है, एक जैसा समतल नहीं होगा वो, तो इरेगुलरिटीज हमको वहाँ भी देखने को मिलती है, जो सरफेस निकल के आएगा वो इरेगुलर होगा। फिर एनिसोट्रॉपिक नेचर होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का और अमॉर्फस में होता है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक को हिंदी में कहते हैं समदैशिक। देखिए समदैशिक कहने का मतलब है कि तीनों डायमेंशंस में, हर दिशा में जो प्रॉपर्टी है, कोई भी गुण अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ले लेते हैं, यानी कि विद्युत चालकता, या फिर आप उसका अपरावर्तन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको आइसोट्रॉपिक अगर होगा तो दैट मीन्स ऐसे सॉलिड्स में, अमॉर्फस सॉलिड्स में हम किसी भी दिशा से देखेंगे तो हमें वो गुण जो है वो समान दिखाई देगा, ठीक है, वो एक जैसा होता है हर दिशा से। लेकिन एनाइसोट्रॉपिक में विषमदैशिक का मतलब ये होता है कि किसी एक, अगर आप सरफेस से देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग मिल रहा है, दूसरे सरफेस से देख रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग मिल रहा है, सेम सॉलिड की बात कर रहे हैं कि अलग अलग अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस लेते हैं, ठीक है, इन एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करेंगे, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, हो सकता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और निकल के आए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कुछ और निकल के आए, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यानी इस सरफेस से अगर हम देख रहे हैं तो हमें कुछ और मिले। तो यहाँ पर एनाइसोट्रॉपिक नेचर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं। वास्तविक ठोस है, सॉलिड्स की जितनी भी मोस्टली प्रॉपर्टीज हैं वो सारी ये शो करेंगी, ठीक है। लेकिन आपके अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो स्यूडो सॉलिड्स कहलाते हैं, ठीक है, आभासी ठोस है ये, बल्कि इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, अति शीतित द्रव। ये आप ग्लास के केस में देख सकते हैं। ग्लास को वैसे आप देखेंगे तो सॉलिड है, लेकिन एक्चुअली वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। और इसको आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर बहुत पुरानी बिल्डिंग्स को देखा जाए तो उनके अगर आप कांच के जो उनकी खिड़कियों के शीशे होते हैं ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो नीचे से मोटे होते हैं, ऊपर से थोड़े पतले होते हैं, क्योंकि ग्लास जो है इतना धीरे धीरे बह बह के बहुत सालों तक वो फ्लो होकर वो नीचे वो ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लास का एग्जाम्पल बेस्ट है यहाँ पे समझने के लिए कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, अति शीतित द्रव, ठीक है। तो स्यूडो सॉलिड्स होंगे आपके अमॉर्फस सॉलिड्स और ट्रू सॉलिड्स होंगे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपके आ जाएंगे डायमंड, सोडियम क्लोराइड, Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट। इसके अलावा यहाँ पर आ गए आपके ग्लास, रबड़ और प्लास्टिक्स। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम फर्दर से क्लासीफाई कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। तो पहले हैं आपके कोवलेंट सॉलिड्स, दूसरे हैं आयनिक सॉलिड्स, तीसरे हैं मेटालिक सॉलिड्स और चौथे हैं आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखिए ये है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिन भी कणों से मिलकर ये सॉलिड या ठोस बना हुआ है उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो उसमें आबंध है, वो कौन सा है, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो कौन सा है, ठीक है, उसके बेसिस पर। तो पहला अगर हम देखें कोवलेंट सॉलिड्स यानी सहसंयोजी ठोस, ठीक है, नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं इसको। सहसंयोजी से ही नाम पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कणों के बीच में बॉन्ड है वो क्या होगा, कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड अराइज करता है, जैसे कि हमें डायमंड में देखने को मिलता है, ठीक है। आपका जो एक कार्बन एटम होता है वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है 4 कार्बन एटम से, और ये क्या बॉन्ड होता है, आपके कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, सहसंयोजी आबंध। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड में भी देख सकते हैं आप, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का, आप जानते हैं, और इसके अलावा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी हाई होता है। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, डायमंड की बात करेंगे तो हीट को कंडक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आयनिक सॉलिड्स पर। आयनिक सॉलिड्स आपके होते हैं, नाम से यहाँ पे भी पता चल रहा है किसके बने हुए हैं, ये आयंस के बने हुए। कौन कौन से आपके, कैटायन यानी धनायन और एनाइन यानी कि ऋणायन, ठीक है। तो कैटायन और एनाइंस के आपके कॉम्बिनेशन से बने हैं आयनिक सॉलिड्स, जैसे कि आपके आ जाएंगे KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। कैसा है इसमें 3D स्ट्रक्चर, जो त्रिविम संरचना होती है इसकी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, विद्युतस्थैतिक बल होते हैं इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होती हैं जो एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेती हैं। फिर आते हैं आपके मेटालिक सॉलिड्स। अच्छा, इसमें जो देखिए कोवलेंट सॉलिड्स में हम जो बात कर रहे हैं, तो कोवलेंट में जितने भी आपके कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हमने पहले स्टडी कर रखी है वो सब इनकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी। ऐसे ही आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करेंगे तो आयनिक के बीच में हमने आयनिक कंपाउंड्स के विषय में हमने जो भी प्रॉपर्टीज स्टडी करी है, क्या होता है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपनी मॉल्टन स्टेट में यानी अपने पिघले हुए स्टेट में, या फिर अपने विलियन में, ठीक है, सॉल्यूशंस में। सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, विद्युत चालकता इसमें नहीं दिखाई देगी इसकी ठोस अवस्था में, क्योंकि वहाँ आयंस फ्री नहीं होती हैं मूव करने के लिए, ठीक है। और भी जो हमारी आयनिक सॉलिड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब इसमें फुलफिल होंगी। इसके अलावा बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। मेटालिक सॉलिड्स यानी धात्विक ठोस। धात्विक ठोस आपके किसके बने हुए होते हैं, यहाँ पर आपकी पॉजिटिव आयंस होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, कर्नेल, हिंदी में भी इसे कर्नेल ही कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जो आपका मेटल बेसिकली अगर आप ऐसे देख लें सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आपका होगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बाकी मेटल जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसके हिसाब से देखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा समुद्र होता है जो मेटल आयंस यानी कर्नेल के अराउंड सराउंडेड होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री होते हैं, और इसीलिए आपके जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत सुचालक होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पॉजिटिव जो है आयंस यानी जो मेटल पॉजिटिव आयंस है वो कर्नेल कहलाएगा, और इसके अराउंड ये सराउंडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन से। इस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक आइटम नहीं, एक आयन नहीं, जो भी मान लीजिए अगर पूरा मेटल बना हुआ है, ठीक है, तो हम आयरन की बात कर लेते हैं, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव ले लीजिए, तो ये आयन से ही कर्नेल हो गए, और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है
वो सराउंडेड है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो पूरा सी बन रहा है, जो उसका पूरा समुद्र बन रहा है, उसमें सब सारे जो कर्नेल्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, विद्युत का सुचालक है। मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में, धात्विक आबंध होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा मेटल की जितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई, इनमें लस्टर होती है, इसमें शाइन होती है, ठीक है। ये सब इसमें प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। फिर बात करते हैं मॉलिकुलर सॉलिड्स की, यानी अणुक ठोस। जो अणुक ठोस होते हैं बेसिकली किसके बने हुए, मॉलिक्यूल्स के, अणुओं के बने हुए। इनको फिर फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है 3 पार्ट्स में। पहला है आपका नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय, ठीक है, जिसमें पोल्स नहीं है, अध्रुवीय अणुक ठोस। इसमें आपके आ सकते हैं या तो एटम्स। एटम्स किस केस में आएंगे, जहां आपकी इनर्ट गैसेस की बात हो रही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, या फिर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कौन से, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे आपके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया, आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि यहाँ पर पोल्स डेवलप नहीं होंगे, ध्रुव नहीं बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब इनके बीच में फोर्सेस कौन कौन से हैं, वीक डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी फोर्सेज में, लंदन फोर्सेज पहले भी पढ़ रखे हैं एक वीडियो में। क्या होते हैं आपके, जब मोमेंट्री यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर चार्ज आ सकता है, नहीं तो वैसे इसमें कोई भी थोड़े मोमेंट के लिए डिस्पर्शन हो सकता है, नहीं तो इसमें कोई भी पोल्स डेवलप नहीं होते। तो लंदन फोर्सेस होते हैं, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, ये मोस्टली लिक्विड और गैसेस में होते हैं, क्योंकि फोर्सेस बहुत वीक हैं, तो ज़्यादातर द्रव्य अवस्था में होंगे या गैसीय अवस्था में होंगे। सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आयंस नहीं है, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट्स इनके लो होते हैं, यानी कि इनके गलना कम होते हैं। फिर पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। पोलर मॉलिक्यूल होते हैं आपके ध्रुवीय अणुक ठोस, ठीक है। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स यानी ध्रुवीय अणुक ठोस। इसमें आपके आ जाएंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे HCl। HCl में आप देखेंगे तो क्या है, ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए चार्ज का क्लाउड जो है वो किसकी तरफ ज़्यादा होगा, वो इसकी तरफ ज़्यादा होगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही डाइपोल, और इसमें इंट्रैक्शन कौन कौन से होंगे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है नॉन पोलर के कंपैरिजन में तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लो ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं होते। फिर जनरली लिक्विड होते हैं ये। SO2 और NH3 को अगर आप देखेंगे, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NH3 यानी कि अमोनिया, ये आपका क्या है, ये सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीसरे होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, जहां हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होगा, या तो फ्लोरीन से, या ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये कैसा बनाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये, जैसे H2O में हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। वॉलेटाइल होते हैं ये, लिक्विड्स होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स हैं, ठीक है, मुलायम ठोस हैं। अंडर RTP रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमें ये मुलायम ठोस मिलेंगे, ठीक है। ये आपके मॉलिकुलर सॉलिड्स का कैटेगराइजेशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टल लैटिस। देखिए जो भी आपके क्रिस्टल सॉलिड्स हैं उनमें जो कण हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, उसको हम किस द्वारा दिखाते हैं, क्रिस्टल लैटिस के द्वारा। अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टलीय ठोस में जो आपके अवयवी कण हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, यानी परमाणु, अणु या आयंस हो सकते हैं। उनकी त्रिविम में किस तरीके से व्यवस्था है, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक। और आपके टोटल 14 पॉसिबल क्रिस्टल लैटिसेस हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिस, ठीक है। ब्रेविस लैटिस इन्हें कहा जाता है। यूनिट सेल देखिए क्या है, यूनिट सेल को हिंदी में मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका भी कहते हैं।